हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे और नॉवल को एंजॉय कर रहे होंगे। नए आने वाले व्यूअर से गुजारिश करूंगी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई आने वाली हर वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। नॉवल पढ़ रहे थे हम मेरे हमदम, जिसके राइटर हैं मनाहिल अरसल। ओके गाइस, शुरू करते हैं अब नॉवल। आज इसकी है लास्ट एपिसोड। इरहा ने रूम को लॉक करके फूट फूट कर रोना शुरू कर दिया था। कैसे भाई हैं, बहन के किरदार पर बात आई तो भी खामोश थे। इरहा ने रोते हुए कहा, मैं कभी माफ नहीं करूंगी आपको, आपकी वजह से मेरे किरदार पर उंगली उठाई गई है। इरहा ने सिसकियों से कहा, मैं भले ही आपको भाई नहीं मानती हूँ पर भाई ना हो और ये बात जानते भी होगे कि मैं आपकी बहन हूँ। उम्मीद थी कि मुझे क्या बोलेंगे आप, बहन हूँ आपकी, पर शायद आप भी मुझे बहन नहीं मानते। इरहा को अफनान से उम्मीद थी जो इसने तोड़ दी थी। रुको अफनान मलिक, उमर ने अफनान को पीछे से आवाज दी जो अपने घर के लॉन में पहुंच चुका था। इधर देख, उमर ने इसका सामना किया। मन तो कर रहा है दो थप्पड़ तुझे लगा दूं, उमर ने गुस्से में कहा। क्या हो जाता अगर बोल देता कि तू इरहा का भाई है, सगा भाई इसका, उमर ने कहा। उमर, वो इरहा गिर रही थी सीढ़ियों से, अफनान ने लड़खड़ाकर कहा। अफनान तो ठीक है, उमर ने आगे बढ़कर कहा। वो गिर रही थी, अगर इसे कुछ हो जाता तो मैं क्या करता अफनान, कहकर बेहोश हो गया। अफनान, उमर ने पुकारा। उमर इसे मुलाजमों की मदद से ऊपर कमरे तक ले गया और वो डॉक्टर को कॉल करके बुलाया। वैसे तो ये बिल्कुल ठीक है पर इनके दिल और दिमाग में किसी बात का डर बैठ गया है। डॉक्टर अफनान को इंजेक्शन लगाकर उमर को हिदायत देकर चला गया। जानबूझकर खुद को अजियत दे रहा है तू, मैं कुछ कर भी नहीं सकता तेरे लिए, उमर ने लब भींच कर कहा। अफनान उमर का बचपन का दोस्त था। वो हमेशा उमर को कहता था कि उसकी एक छोटी सी प्रिंसेस है जिससे वो बहुत ज्यादा मोहब्बत करता है, जो इसके जीने की वजह है। उमर अफनान को देख रहा था जब उसे 15 साल पहले की एक बात याद आ गई। 15 साल पहले। उमर, तुम्हें एक बात बताऊं, अफनान ने धीरे से कहा, जैसे कोई राज हो। हाँ बताओ, पर तुम किसी को मत बताना। नहीं बताऊंगा। तुम्हें पता है मेरी एक छोटी सी प्रिंसेस है जिसको मैं बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, अफनान मुस्कुरा कर बोला। कहाँ है वो, हम इसको अपने पास लेकर आते हैं, उन्होंने बेसब्री से कहा। नहीं यार, हम इसको अभी नहीं ला सकते ना। क्यों? क्योंकि वो अभी छोटी है और अभी से मोहब्बत की जरूरत है, वो हमारे साथ नहीं रह सकती। अफनान का कोई बहाना नहीं सूझा तो वो बोला, तो हम देंगे ना इसे प्यार, उसका ख्याल रखूंगा मैं। नहीं, हम इसे 10 साल बाद लाएंगे, अफनान ने उमर को तसल्ली दी। हाल उमर को याद था वो हर वक्त बस इरहा की बातें किया करता था और जब इसने इरहा को पहली बार देखा तो इसे मोहब्बत हो गई थी और जब पता चला कि वो अफनान की बहन है जिसका इंतजार वो हमेशा करता रहा है तो वो इसका इश्क बन गई। उमर, अफनान का ख्याल रखना, कोई भी प्रॉब्लम हो मुझे कॉल करना, मैं फौरन आ जाऊंगा, उमर ने मुलाजमों को कहा। इसका इरादा नहीं था अफनान को यूं अकेला छोड़कर जाने का, पर इसे पता था इरहा की क्या हालत होगी, इसको भी संभालना था, वो पहले ही लेट हो गया था। उमर रूम में आया तो इरहा कहीं नहीं थी। इसने वॉशरूम में देखा तो वो वहां भी नहीं थी। कुछ सोचकर वो ड्रेसिंग रूम में आया तो वो नीचे सो रही थी। उमर ने इसे बेड पर सुलाया। दोनों भाई बहन एक नंबर के जिद्दी हैं, उमर इरहा के गालों पर आंसू के निशान देखकर बोला। उमर के चेहरे के नकूश देखकर खोसा गया था। इन आंसुओं का हिसाब अब हसन शराजी को चुकाना पड़ेगा, उमर ने मन में कहा। इरहा गहरी नींद में सो रही थी। उमर ने इसे अपने साथ में लिया और सो गया। मिन्हा की आंख रात 10 बजे खुली। हाय अल्लाह, मैं इतनी देर सोई? उफ, मैंने तो दिन के 10 बजे सोई थी, मिन्हा ने सामने लगे क्लॉक को देखकर कहा। उसकी नजर सामने गोलगप्पों पर पड़ी तो इसको दोबारा से वॉमिटिंग होने लगी। मोहित रूम में आया तो मिन्हा वॉशरूम से बाहर आती नजर आई। क्या हुआ यार? मोहित ने आगे बढ़कर मिन्हा को थामा। ये गोलगप्पे हटाओ इधर से, मिन्हा ने इसके कंधे पर सर रखकर कहा। अच्छा बैठो, मैं ये हटा देता हूँ। मोहित इसे बेड पर बिठाकर गोलगप्पों की प्लेट बाहर मुलाजमों को देकर आया। कैसा फील कर रही हो? मोहित ने इसके करीब बैठकर पूछा। जी बेहतर, मिन्हा ने कहा। ठंड तो नहीं लग रही ना? मोहित ने इसे अपने साथ में लिया। पहले लग रही थी पर अब नहीं लग रही, मिन्हा ने इसके कंधे पर दोबारा सर रख लिया। मोहित इसके बालों में उंगलियां चलाने लगा तो मिन्हा थोड़ी ही देर में सो गई। जब से वो प्रेग्नेंट हुई थी तब से वो हर वक्त सोती रहती थी। सुल्तान, अब बताए ना, आपको बेटी क्यों चाहिए? वो रूम में आए तो मिन्हा ने सवाल किया। क्योंकि मुझे बेटियां पसंद है, इसीलिए मुझे बेटी चाहिए,
وہ بھی بالکل تمہارے جیسی، سلطان نے سے اپنے سامنے لے کر جواب دیا۔ پر مجھے بیٹا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ مجھے بیٹے پسند ہیں۔ اچھا تم نے نام سوچے ہیں کیا؟ مہک کہہ رہی تھی تم نام سوچ رہی تھی۔ نہیں، میں سوچ رہی تھی ہمارا بیٹا ہو یا بیٹی اس کا نام ارہا رکھے گی۔ اگر ارہا نام رکھے گی تو تمہیں کوئی پرابلم نہیں ہوگی نا؟ نہیں تو مجھے کیا پرابلم ہو سکتی ہے؟ وہ آپ کی اکلوتی بہن ہے، اس کا حق ہے۔ اگر میں کہوں وہ میری بہن نہیں تو؟ سلطان نے زندگی میں پہلی بار یہ بات کہی تھی کہ ارہا اس کی بہن نہیں، تو تکلیف اس کے لہجے سے عیاں ہو رہی تھی۔ اور اگر میں کہوں کہ میں جانتی ہوں کہ ارہا آپ کی بہن نہیں تو؟ مرحا نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھام کر کہا۔ کیا؟ سلطان کو جھٹکا لگا۔ جب ارہا یہاں رہنے آئی تھی تو وہ بڑے سی باتیں کر رہی تھی، تب میں ان کو بلانے گئی تو ان کی باتیں سن لی تھی۔ ارہا جانتی ہے کہ وہ؟ سلطان آگے کچھ نہیں بولنا چاہتا تھا۔ جی، پر بڑے ابو نے اسے سمجھایا تھا کہ وہ ٹھیک تھی۔ مرحا سلطان کو پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے جھوٹ کہہ دیا، ورنہ ارہا کی تکلیف اس کی آنکھوں میں دیکھی جا سکتی تھی۔ تمہیں پتا ہے اس کا بھائی کون ہے؟ جی۔ جانم تمہارے دل میں ارہا کے لیے ابھی بھی محبت ہے؟ یہ جان کر بھی کہ وہ سلطان خاموش ہوا۔ سلطان ارہا ہماری آنکھوں کے سامنے پلی بڑھی ہے، اور اس سے محبت ہم نے صرف اس لیے نہیں کی کیونکہ وہ ہمارا خون تھی، اور اب وہ محبت ختم ہو جائے کیونکہ ہمیں یہ معلوم ہوا ہے کہ وہ کسی اور کا خون ہے، بلکہ یہ محبت ارہا نے اپنی کمائی ہوئی ہے، اور ہم سے بھی اتنی ہی محبت کرتی ہے جتنی ہم سب اس سے کرتے ہیں۔ مرحا نے کہا۔ تمہیں پتا ہے ارہا خوش نصیب ہے۔ کیسے؟ مرحا نے اس کے سینے پر سر اٹھا کر پوچھا۔ کیونکہ اس کی بھابھی بہت اچھی ہے اور اس سے بہت محبت کرتی ہے، ورنہ ڈراموں میں جو بھابیاں دکھاتے ہیں نا، ہائے اللہ توبہ۔ سلطان کانوں کو ہاتھ لگا کر بولا۔ مرحا اس کی حرکت پر ہنس دی۔ اب سو جاؤ، کافی ٹائم ہو گیا ہے، سلطان نے اس کا سر پھر سے اپنے سینے پر رکھتے ہوئے کہا۔ صبح اس کی آنکھ کھلی تو خود کو بیڈ پر سوتا دیکھ کر حیران ہوئی، پر کچھ پل میں ہی سمجھ گئی عمر نے اسے بیڈ پر سلایا ہوگا۔ ڈریسنگ روم سے آتی آواز سن کر اپنا بھاری سر لے کر اندر گئی تو حیران رہ گئی، کیونکہ عمر کپڑے بیگز میں پیک کر رہا تھا۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ بیبی، ہم آج اپنے فلیٹ میں چل رہے ہیں، آج سے ہم ادھر رہیں گے، عمر مصروف انداز میں بولا۔ کیوں؟ ارہا نے کپڑے واپس الماری میں رکھ کر کہا۔ کیوں کیا، ہمیں ویسے بھی ایک نہ ایک دن تو ادھر ہی چلنا ہے، تو کیوں نہ آج ہی؟ نہیں، مجھے ادھر نہیں رہنا۔ کیوں؟ عمر نے ابروچ کھا کر پوچھا۔ کیونکہ مجھے آپ کے امی ابو کے ساتھ ہی رہنا ہے، ارہا بولی۔ پر ماہرہ، کل ہمارا ولیمہ ہے، ماہرہ ولیمے کے بعد چلی جائے گی ویسے بھی، ارہا نے کہا۔ اوکے، پر اب اگر میں نے کوئی بدتمیزی کی، ایک سیکنڈ نہیں لگاؤں گا، پہلے اسے دھکے دے کر نکالوں گا، پھر تمہیں لے کر اپنے گھر چلا جاؤں گا۔ تم ریڈی ہو جاؤ، ناشتہ کر لو، میں نے پارلر والی سے مہندی والی کو بلایا ہے، وہ تمہیں مہندی لگانے آ جائے گی، عمر نے ارہا کے ماتھے پر لب رکھ کر کہا۔ تم فریش ہو جاؤ، میں ہال میں جا رہا ہوں باقی کی تیاریاں دیکھنے، تمہارا ناشتہ میں نے روم میں بھجوا دیا ہے، یاد سے کر لینا، عمر کہہ کر چلا گیا۔ ارہا بھی کپڑے لے کر واش روم میں جانے لگی۔ جب باہر آئی تو عمر نے ملازمہ کے ہاتھوں کھانا بھجوا دیا تھا۔ ارہا کھانا کھا کر فری ہوئی تو مہندی لگانے والی بھی آ چکی تھی۔ ارہا نے اپنے روم میں ہی مہندی لگوائی۔ اگلے دن ہال کو خوبصورت پھولوں سے سجایا گیا تھا، باہر بڑے سے بورڈ پر ارہا اینڈ عمر لکھا ہوا تھا۔ ارہا پارلر جانے کے بجائے ہال کے ایک روم میں تیار ہو رہی تھی، اس کا کل سے افنان سے سامنا نہیں ہوا تھا اور نہ ہی ماہرہ سے کوئی بات ہوئی تھی۔ عمر سٹیج پر بیٹھا تھا جب افنان اس کے پاس آیا۔ کیا ہوا؟ حسن شازی آ گیا ہے؟ اوکے، سب پلان کے مطابق ہو رہا ہے، عمر بولا۔ افنان ہاں میں سر ہلا کر سٹیج سے اتر گیا۔ یہاں کیوں بیٹھی ہو یارا؟ موہن عمر کی طرف جا رہا تھا جب اس نے منہا کو پریشان بیٹھا دیکھ کر سوال کیا۔ وہ، منہا نے رونی شکل بنا کر کہا۔ کیا وہ جان؟ موہن نے دھیرے سے اس کے گال پر تھپک کر پوچھا۔ ہیلز، میرے پاؤں تھک گئے ہیں، ادھر دکھاؤ، موہن نے گھٹنوں کے بل نیچے بیٹھ کر پوچھا۔ موہن، اوپر نہ سب دیکھ رہے ہیں، منہا نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا۔ تو دیکھتے رہے، میں اپنی پرسنل وائف کے ساتھ ہوں جان، موہن نے اس کے ہیلز اتارتے ہوئے کہا۔ آپ نہیں سمجھ رہے، میں سب سمجھ رہا ہوں، تم خاموش ہو جاؤ۔ موہن اب اس کے پیروں کی مالش کر رہا تھا اپنے ہاتھوں سے۔ کچھ ہی دیر میں ارہا کو بھی سٹیج پر بٹھایا گیا تھا۔ گولڈن کلر کی میکسی میں بالوں کو کھلا چھوڑا ہوا تھا، ساتھ میں میچنگ سینڈلز اور میچنگ جویلری، لائٹ سا برائڈل میک اپ کیے ہوئے تھے۔ وہ عمر کے دل کو دھڑکا گئی تھی۔ وہ دونوں سٹیج پر ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور ماہرہ عمر کے ساتھ بیٹھی ارہا کو نفرت سے دیکھ رہی تھی۔ موہن منہا کو لے کر جلدی ہی گھر چلا گیا تھا کیونکہ اسے پلان بھی انجام تک پہنچانا تھا اور وہ نہیں چاہتا تھا منہا پر کسی بھی چیز کا اثر پڑے۔
मोहित ने घर आकर सारे सबूत पुलिस तक पहुंचा दिए थे कि वो कुछ उलझ कर देखने में अफनान और उमर को जिस शराजी को अरेस्ट करने का ऑर्डर मिल गया था, पर इन दोनों को वलीमा खत्म होने का इंतजार था। ये क्या खा रही हो जानम? मिरहा जो सुल्तान से छुपकर कुछ चॉकलेट्स खा रही थी, सुल्तान की आवाज सुनकर चौंक गई। वो मना किया था ना तुम्हें ये सब नहीं खाना? सुल्तान ने सख्ती से कहा। सॉरी, मिरहा ने नम आंखों से कहा। मेरी जान, ये तुम्हारी सेहत के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है, समझो ना मेरी बात को जानम। अब की बार सुल्तान ने नरमी और मोहब्बत से कहा। मुझे नहीं करनी आपसे बात। मिरहा मुंह फुलाकर चली गई तो सुल्तान भी इसके पीछे ही चल दिया। अचानक सारे हॉल की लाइट्स बंद हो गई क्योंकि रात का फंक्शन था तो हर तरफ अंधेरा था। इरहा ने डरकर उमर का बाजू थामा। कुछ ही देर में लाइट्स ऑन हुई जो स्टेज के दरमियान भी रोशन थी। उमर एक हाथ पकड़कर चलती लाइट्स के नीचे ले आया। तभी भरपूर हुटिंग हुई। उमर एक घुटना टिकाकर इरहा की तरफ रुख करके बैठ गया। पता है, आप वो पहली लड़की हो जो इस दिल को भा गई, जिसे देखकर दिल ने जिद की, जिसके लिए मैं हर हद पार कर गया, जो मेरी पहली नजर की मोहब्बत और आखिरी सांस तक का इश्क बन गई। उमर ने अपनी जेब से एक गुलाब का फूल निकाला। क्या आप हमेशा हमेशा के लिए मेरी बनकर मेरे दिल में अपना घर बनाना चाहेंगी? आप मेरे बेइंतहा इश्क को कबूल करके इस पर ईमान लाएंगी? उमर ने गुलाब को इरहा को थमाकर अपना हाथ आगे बढ़ाया तो इरहा ने भी अपना कांपता हाथ उमर के हाथ पर रख दिया, जिसे उमर ने मजबूती से पकड़ लिया। उमर माइक के पास जाकर गुनगुनाने लगा। मुखड़ा, मुझको इतना बताए कोई, कैसे तुझसे दिल नहीं लगाते कोई। रब्बा ने तुझे बनाने में कर दी है हुस्न की खाली तिजोरियां, काजल की स्याही से लिखी हैं न जाने कितनों की मोहब्बत की कहानियां। केसरिया तेरा इश्क है पिया, रंग जा जो मैं हाथ लगाऊं, दिन बीते सारा तेरी फिक्र में, रायन सारी तेरी खैर मनाऊं। उमर ने इरहा का हाथ अपने लबों से लगाया और मुस्कुराकर इरहा को देखा। वो भी मुस्कुरा दी। दूर खड़ी मायरा इरहा की तरफ हसरत से देखने लगी। इस तरह फंक्शन इख्तिताम हुआ। सुल्तान रूम में आया तो मिरहा दूसरी साइड रुक करके सोई हुई थी। जानम इधर आओ। सुल्तान ने पास लेकर अपने हाथ बढ़ाकर मिरहा को अपने सीने पर सोने का इशारा किया। जानम, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, सुल्तान ने फिर से कहा। मिरहा जान बनती सोती रही। सुल्तान उठकर मिरहा के ऊपर झुक गया। क्या हुआ है? सुल्तान ने पूछा। कुछ नहीं। नाराज हो? सुल्तान ने इसके बालों को पीछे करके पूछा। मैं क्यों नाराज होंगी? मतलब नाराज हो? क्यों नाराज हो? सुल्तान ने कहा। बताओ। आप मुझे कुछ खाने नहीं देते, हर चीज पर पाबंदी लगाते हैं, जैसे मैं चलती फिरती लाश। मिरहा भी कुछ और कहती, सुल्तान ने इसकी गर्दन के पीछे हाथ ले जाकर इसके लबों को कैद कर लिया। दोबारा ऐसी कोई बात की तो इससे भी बड़ी सजा मिलेगी। सुल्तान ने मिरहा को अपने ऊपर करके इसका सर अपने सीने पर रख कर कहा। मिरहा का चेहरा शर्म से सुर्ख हो गया। उमर, तुम जाओ इरहा के पास, मैंने सारी टीम बुला ली है, हम हसन शाजी को अरेस्ट कर लेंगे, अफनान ने इसे कहा। पर कुछ नहीं, मेरी बहन तुम्हारी मुंतजिर होगी, इसके पास जाओ, अफनान ने कहा। ठीक है, मैं जा रहा हूँ, पर अगर मेरी जरूरत पड़े तो एक कॉल कर लेना, मैं हाजिर हो जाऊंगा, उमर ने कहा। हाँ ठीक है, अफनान ने इसका रुख अंदर की जानिब करके कहा। इरहा को अपने रूम में बिठा कर गया था। वो उमर का इंतजार कर रही थी जो आने का नाम ही नहीं ले रहा था। आखिरकार इरहा तंग आकर चेंज करने के लिए उठी तो दरवाजा खुलने की आवाज आई। उमर ने अंदर आकर दरवाजा लॉक किया और इरहा के पास आया। कहाँ जा रही थी बेगम? उमर ने मुस्कुराकर पूछा। वो मैं चेंज करने जा। बड़ी जल्दी है चेंज करने की? उमर ने इसकी बात काट कर कहा। आपकी इत्तला के लिए बता दूं कि मैं पिछले 2 घंटों से इधर ही बैठी थी, अब मैं थक गई हूँ, इरहा ने एक सांस में बोल दिया। सॉरी बेबी, मैं लेट हो गया, पर मैं एक इम्पोर्टेंट काम था इसीलिए, उमर ने अपने कान पकड़कर सॉरी कहा। इरहा बिना कोई जवाब दिए वॉशरूम में चली गई। उमर के रूम में जाते ही पुलिस की सारी टीम आ गई और अफनान ने हसन शराजी को अरेस्ट कर लिया था। मायरा को इस वक्त कुछ समझ नहीं आ रहा था पर क्या हो रहा है, पर कुछ ही देर में हसन शराजी ने अफनान की मायरा को नुकसान पहुंचाने वाली धमकी पर सब कुछ मीडिया के सामने कबूल किया, जिसमें इसने अपने हर छोटे से छोटे गुनाह का एतराफ किया था। जो सुनकर मायरा को इनसे नफरत हो रही थी, पर वो जैसा भी हो इसका बाप था। मायरा को पता था हसन शराजी को मौत की सजाएं मिलनी है, इसलिए वो आखिरी बार इससे और सबसे मिलकर अमेरिका चली गई।
इरहा बाहर आई तो उमर इसका इंतजार कर रहा था। प्लीज बेबी, मुझसे खफा ना हो, मैं मर जाऊंगा तुम्हारी बेरुखी, अब बर्दाश्त नहीं होती मुझसे, प्लीज। उमर ने तड़प कर कहा। इसके मरने वाली बात सुनकर इरहा ने इसके होठों पर हाथ रख लिया। मुझे लगा था आप मुझे अपना समझते हैं। मेरा बच्चा, मैं तुम्हें मेरा सब कुछ समझता हूँ, तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? उमर ने तड़प कर कहा। क्योंकि मुझे आपसे नाराज होने का भी हक नहीं है। किसने कहा तुम्हें कोई हक नहीं? सारे हक तुम्हें ही तो है, पर आज नहीं। हाँ, उमर ने इसे अपनी गोद में बिठाकर कहा। ठीक है, पर कल मना लेना, इरहा ने मासूमियत से कहा। ओके। उमर ने इरहा को अपनी बाहों में उठाकर बेड पर लिटाया और उस पर झुकने लगा। इजाजत है? उमर ने इजाजत तलब करनी चाहिए। इरहा ने शर्मा कर इसके सीने में मुंह छुपा लिया। उमर ने इस पर झुका ही था कि इसका फोन रिंग हुआ। हेलो, मैं आ रहा हूँ, उमर ने कहकर कॉल कट कर दी। बेबी, मुझे माफ कर दो, पर अभी मेरा जाना बहुत जरूरी है, पर मैं जल्दी आऊंगा वापस, अपना ख्याल रखना और सो जाना, मुझे देर हो जाएगी, उमर ने इरहा की पेशानी चूम कर कहा। और उमर अपनी गाड़ी लेकर बाहर चला गया और इरहा इसके इंतजार में बैठ गई। उमर के जाते ही इरहा को टेंशन होने लगी थी। इसने सोने की कोशिश भी की, पर नींद आंखों से कोसों दूर थी। कहाँ चले गए उमर? इरहा ने उंगलियां चटका कर कहा। प्लीज आ जाए उमर, इरहा ने इल्तिजा की। हेलो, अफनान अभी घर आया था, इसका फोन रिंग हुआ। जी, अफनान ने देखा तो उमर का नंबर था। जी, आप अफनान बात कर रहे हैं? आगे से आवाज आई। जी, पर आप कौन? और जिनका ये नंबर है वो कहाँ है? इनका एक्सीडेंट हो गया, आप जल्दी से इधर आ जाए। क्या? आप कहाँ? अफनान ने लड़खड़ाकर कहा। मैंने आपको जो लोकेशन सेंड की है, आप आ जाए जल्दी। अफनान बिना कुछ सोचे समझे घर से चला गया। इसने रास्ते में ही मोहित को कॉल की। वो दोनों इस जगह पहुंचे तो वहां सिर्फ आग थी। उमर की पूरी गाड़ी जल गई थी और उमर का जिस्म भी जल चुका था। मोहित, ये नहीं हो सकता यार, अफनान आग की तरफ लपका। संभाल खुद को, मोहित ने इसे पकड़कर कहा। कैसे यार, वो नहीं जा सकता हमें छोड़कर, अफनान रोते हुए बोला। संभाल खुद को, तुझे इरहा को भी संभालना है, मोहित ने इसे कहा। मैं कैसे बताऊंगा इसे? नहीं, मैं नहीं बताऊंगा। सुल्तान और मिरहा सोए हुए थे कि सुल्तान का फोन रिंग हुआ। हेलो, सुल्तान ने नींद में डूबी आवाज में कहा। क्या? मैं आ रहा हूं अभी, मोहित ने। आगे से जो मोहित ने बताया वो सुनकर सुल्तान को अपने ऊपर आसमान गिरता हुआ महसूस हुआ था। क्या हुआ? कौन था? मिरहा ने पूछा। उमर इस दुनिया में नहीं रहा, सुल्तान ने कहा। या अल्लाह, सुल्तान आप जाना, जल्दी अम्मी अबू को लेकर आओ, मैं गाड़ी निकालता हूँ जल्दी, सुल्तान ने जल्दी से उठकर कहा। मोहित अफनान कुछ पुलिस एहलकारों के साथ घर पहुंचे जहां मातम का समा था। ज़ैनब बेगम रो रही थी। फयाज साहब तो मानो होश में ही नहीं लग रहे थे। इरहा अचानक अफनान को इरहा का ख्याल आया तो वह फौरन इसके कमरे की जानिब दौड़ा। अफनान दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुआ था। पूरा कमरा बिखरा पड़ा था। इरहा मेरी जान, अफनान इसकी बिखरी हालत देखकर तड़प उठा। वो चला गया, इरहा ने रोते हुए कहा। मेरा बच्चा, संभालो खुद को मेरी जान, अफनान ने इसे अपने सीने में भींच कर कहा। मैं कैसे रहूंगी अब? वो क्यों चला गया मुझे छोड़कर? इरहा अपने बाल नोचते हुए कहने लगी। मुझे उमर के पास जाना है, मुझे इसके पास जाना है, मुझे ले जाए, इरहा पागलों की तरह चीख रही थी। गुड़िया, अफनान ने इसे संभालना मुश्किल हो गया था। तभी वहां सुल्तान आया। भाई, इरहा सुल्तान से लपक कर रोने लगी। बस मेरी जान, बस, सुल्तान ने इसके बालों पर अपने लब रखे। भाई, आप कहो ना इसको वो वापिस आ जाए। खामोश हो जाओ मेरी जान, बात सुनो, सुल्तान ने इसके चेहरे से बालों को हटाकर कहा। तुम्हें मजबूत होना है मेरी गुड़िया, अपने लिए नहीं, ना सही हम सबके लिए, क्योंकि इधर मौजूद हर इंसान तुमसे बेपनाह मोहब्बत करता है। तुम्हें इनकी मोहब्बत का मान रखना है, अपनी उम्र का मान रखना है। तुम यूं रोकर इसको तकलीफ तो नहीं देख सकती ना मेरी जान, इसलिए संभालो खुद को, सुल्तान के आंसू साफ करते हुए वो बोला। इरहा ने कुछ कहना चाहा पर वो होश से बेगाना होकर सुल्तान की बाहों में झूल गई। इरहा, अफनान और सुल्तान ने एक साथ पुकारा। क्या हुआ इसे? अफनान ने घबरा कर कहा। परेशान मत हो, बेहोश हो गई है, तुम रुको, इसके पास मैं डॉक्टर को लाता हूँ, सुल्तान ने तसल्ली देते हुए कहा। मैं तो तुम्हें आज खुशखबरी देने आ रहा था, मुझे क्या पता था आज का दिन हमारी खुशियां छीन जाएगा, अफनान इरहा के सर पर माथे पर हाथ रखकर बोला। कुछ ही देर में सुल्तान डॉक्टर को लेकर आ गया था। डॉक्टर ने इरहा को नींद का इंजेक्शन लगा दिया था जिससे वो आराम से सो रही थी। अफनान, तुम भी सो जाओ जाकर, इरहा के पास अम्मी अबू हैं, सुल्तान ने अफनान से कहा। मैं अंकल आंटी के पास जा रहा हूँ तब तक, अफनान ने कहा। अफनान ज़ैनब बेगम के पास आ गया जो उमर की तस्वीर लेकर रोई जा रही थी। अफनान ने मुश्किल से संभाल रहा था। आंटी आप आराम करें, आपकी तबीयत ठीक नहीं, अफनान ने इनको बिस्तर पर लेटा कर कहा। मेरा बच्चा, ज़ैनब बेगम ने रोते हुए कहा। सो जाएं प्लीज़, अफनान ने इनके ऊपर बिस्तर डाल दिया।
तो कुछ ही देर में वो सो गई, क्योंकि अफनान ने इनको पानी के साथ नींद की दवाई दे दी थी। ज़ैनब बेगम को सुलाकर अफनान बाहर लॉन्च में चला गया था। यार उमर, तो जिनसे सबसे ज्यादा मोहब्बत करता था वही दो औरतें आज टूट रही हैं। वापिस आ जा मेरे यार, अफनान ने अपने आंसू साफ करते हुए कहा। 5 महीने बाद तो अपने कमरे में अंधेरे में बैठी हुई थी। पहले इसे अंधेरे से खौफ महसूस होता था, पर अब तो इसकी जिंदगी में था ही अंधेरा। इसने सिसकियों से कहा, तुम जानते थे ना नहीं रह सकती मैं तुम्हारे बिना, फिर भी मुझे इस दुनिया में अकेला छोड़कर चले गए। जब छोड़कर ही जाना था तो आए क्यों थे? अब मैं कैसे रहूंगी तुम्हारे बिना? प्लीज वापस आ जाओ। तुमने कहा था तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे, फिर क्यों छोड़ गए हो? वो पास था तो जमाने को देखती ही ना थी। बिछड़ गया तो फिर से दरबदर आंखें। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ, तुम्हारे बिना नहीं जी सकती। वो रोते हुए बोली थी, पर शायद वो बहुत दूर जा चुका था। इरहा बेटा, ज़ैनब बेगम ने पुकारा। जी अम्मी। इरहा आंसू साफ करके बाहर गई। ये मेरी बहू है, ज़ैनब ने इरहा को अपने साथ बिठाकर कहा। जहाँ इनके पीछे घर के पड़ोस की कुछ खवातीनें आई हुई थी। जी माशाल्लाह बहुत प्यारी है, एक औरत ने कहा। हाँ ज़ैनब प्यारी तो है, पर वो तुमने सुना नहीं बादशाह बिना बेगम किस काम की, और अब तो तुम्हारी बहू अब तक इधर ही है, अपने मायके नहीं गई, दूसरी औरत ने कहा। क्यों काम की नहीं? मेरी उम्र की मोहब्बत है, इसके जैसे ही अनमोल है। मेरे लिए तो ये घर इरहा का है, अगर वो चाहे तो इरहा हमेशा हमेशा के लिए रह सकती है। ज़ैनब ने इरहा का हाथ के ऊपर हाथ रखकर अपने होने का एहसास दिलाया, तो इरहा ने नम आंखें उठाकर इन्हें देखा। कुछ देर तक वो रुककर औरतें जा चुकी थी। इनके जाने के बाद इरहा भी अपने रूम में जाना चाहती थी, पर ज़ैनब ने रोक लिया तो वो इनके पास ही बैठ गई। मोहित, मिन्हा ने ड्रेसिंग रूम से आवाज दी। जी जाने मोहित। मोहित जो अभी भी रूम में आया था, मिन्हा को बुलाने पर मोहब्बत से बुलाया। इधर आए जरा। मोहित ड्रेसिंग रूम में दाखिल हुआ तो मिन्हा ने सारे वार्डरोब का सत्यानाश कर दिया था। यारा क्या ढूंढ रही हो? मोहित ने जमीन से कपड़े उठाते हुए पूछा। मैंने अपने ब्लैक कलर के कपड़े ढूंढ रही हूँ, वो नहीं मिल रहे, मिन्हा ने चिड़चिड़ाते हुए लहजे में कहा। मैं देखता हूँ, मोहित ने आगे बढ़कर कहा, और कुछ ही देर में मोहित को एक ब्लैक कलर का ड्रेस मिल गया। ये लो। थैंक यू मोहित, मिन्हा ने ड्रेस लेकर खुशी से कहा। मोहित को झटका लगा था। हाँ जी मोहू, मिन्हा ने मुस्कुराकर कहा। तुमने मोहित से मोहू बना दिया? जी, मैं प्यार से आपको मोहित बोलूंगी। अच्छा ठीक है, मैं तो यारा और जाने मोहित ही बोलूंगा। मैं ड्रेस चेंज करके आऊं? मैं करवा दूं? मोहित ने मायनी खेजी से कहा। नहीं, मैं कर दूंगी। मिन्हा शर्म से सुर्ख चेहरा लिए वॉशरूम में घुस गई। वो पीछे से मोहित का एक जानदार कहका था। क्या कर रहे हैं? मिन्हा ने लैपटॉप पर बिजी सुल्तान से पूछा। वो एक ऑफिस का काम था, बहुत ही इंपॉर्टेंट। सुल्तान मसरूफ अंदाज में बोला। मुझसे भी ज्यादा, मिन्हा ने नम लहजे में कहा। तो सुल्तान इसका भीगा लहजा महसूस करके लैपटॉप बंद करके इसकी तरफ मुतवज्जो हुआ। सुल्तान शाह को मिन्हा शाह यानी इसकी जानम सबसे ज्यादा प्यारी और इम्पोर्टेंट है, अपनी जिंदगी से भी ज्यादा। सुल्तान ने इसे अपनी गोद में बिठाकर कहा। मैं नहीं मानती। तुम्हें मानना होगा जानम। सुल्तान ने इसको थोड़ी से पकड़कर अपने लब रखे। सुल्तान। जानम क्या कर रहे हैं? छोड़े ना। तुम्हें पता तो है जानम कि मैं क्या कर रहा हूँ, फिर भी पूछ रही हो। सुल्तान ने इसका दुपट्टा खींच कर निकाला। नहीं करे ना। मैं तो करूंगा जानम। सुल्तान बेड पर सो गया और मिन्हा को अपने ऊपर ही लिटा लिया। मैं कुछ दिनों से तुम्हें टाइम नहीं दे पा रहा, तो इस बात पर मेरी जानम मुझसे खफा हो गई और ये सोचने लगी कि वो मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं, पर शायद ये बात भूल गई थी कि मेरे लिए तो इससे ज्यादा कुछ इम्पोर्टेंट ही नहीं। सुल्तान इसे बेड पर लिटाकर इसके चेहरे पर झुक गया। हाँ तो नहीं हूँ मैं आपके लिए कुछ भी, आपको मालूम भी है इस हालत में मुझे तुम्हारी कितनी जरूरत है, फिर भी मुझे इग्नोर करते हैं, मिन्हा ने रोते हुए कहा। रो मत, चुप हो जाओ मेरी जान, मैंने तुम्हें कभी इग्नोर किया? मैं मरकर भी नहीं कर सकता ऐसा, पर अपनी जानम को कभी नजरअंदाज नहीं कर सकता, ये बात अपने जहन में बिठा लो। सुल्तान ने इसकी गर्दन पर अपने दांत गाड़े। मिन्हा की सिसकी निकली। सुल्तान मिन्हा पर अपनी शिद्दतें बरसाने लगे और थक हार कर मिन्हा ने भी मज़ाहमत छोड़ दी। मुझे बात करनी है तुमसे। मिन्हा अपने रूम की बालकनी में खड़ी थी कि अफनान ने इसके पीछे थोड़े से फासले पर खड़े होकर पूछा। मुझे कोई बात नहीं करनी, मिन्हा कहकर जाने लगी। तुम मेरी सगी बहन हो, अफनान ने कहा तो वह एक पल को रुकी और फिर आगे से बढ़ने लगी। हमारे माँ बाप के बारे में भी नहीं जानना चाहती। मिन्हा इसकी बात सुनकर रुक गई। पता है आपसे नफरत करने की सबसे बड़ी वजह यही है,
क्या आपने मुझसे मेरे माँ बाप के बारे में छुपाया? पता नहीं क्या वजह थी जो मुझे छोटी सी उम्र में अपने घर से निकाल कर किसी और के हवाले कर दिया, जो शायद तंग थे आम लोगों की तरह बेटी की जात से। इरहा ने कहा, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अम्मी अबू तो अनजान थे इन सब से कि मैंने तुम्हें अहमद अंकल को दिया था। अफनान को कहाँ बर्दाश्त था इरहा अपने माँ बाप को गलत समझे। ओ, तो आपको मुझसे प्रॉब्लम थी इस वजह से मुझे? इरहा तंजियां हंसकर बोली, हमारे माँ बाप को कत्ल किया गया था। अफनान ने कहा, क्या? हाँ, जिस शराजी मायरा के अब्बू ने इन्हें जिंदा जला दिया था। अफनान ने कुर्ब से कहा। अफनान ना चाहते हुए भी इरहा को सारी बात बता गया, क्योंकि अब इससे इरहा की बेरुखी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। आपने इस हसन शराजी को छोड़ दिया? नहीं मेरी जान, इसे तो 3 महीने से हुए फांसी हो गई है। आपने ये सब मुझे पहले क्यों नहीं बताया? इरहा ने पूछा। क्योंकि मैं चाहता था जब मैं तुम मुझसे ये सवाल पूछो। मैंने हसन शराजी को सजा दिलवाई तो तब मैं खामोश रहने की बजाय तुमसे ये कह सकूं, हाँ मैंने अपने माँ बाप के कातिल को इसके अंजाम तक पहुंचा दिया है। इसकी बात सुनकर रोते हुए कमरे से बाहर निकल गई। 3 महीने बाद मोहित ऑपरेशन थिएटर के बाहर इधर उधर चक्कर लगा रहा था। कुछ ही देर में डॉक्टर्स बाहर निकली। मुबारक हो, बेटा हुआ है आपका, डॉक्टर ने मुस्कुराकर कहा। मोहित का सर आसमान की तरफ उठा और इसने अल्लाह का शुक्र अदा किया। मेरी वाइफ कैसी है डॉक्टर? मोहित ने पूछा। आपकी वाइफ भी बिल्कुल ठीक है, 1-2 घंटे में इनको होश आ जाएगा। डॉक्टर के जाते ही मोहित ने अल्लाह का शुक्र अदा किया। अल्लाह ने इसे नेमत से नवाजा था जिसके लिए वो अल्लाह का शुक्रगुजार था। कुछ देर बाद मिन्हा को होश आ गया था। जान, मोहित ने अंदर आकर कहा। जी थैंक यू सो मच यारा। मोहित ने इसकी पेशानी चूमी। आपने हमारा बेबी देखा? मिन्हा ने पूछा। नहीं, मैंने सोचा तुम्हें होश आए तो साथ देखेंगे। कहाँ है बेबी? वहाँ। मोहित ने सामने मौजूद बेबी कॉट की तरफ इशारा किया। मोहित ने आगे बढ़कर इस नन्हे से वजूद को अपनी गोद में लिया और मिन्हा की तरफ आया। बहू ये कितना प्यारा है ना? मिन्हा ने बेबी को अपनी गोद में लेकर कहा। हाँ बहुत। मोहित मुस्कुराकर बोला। आपने इसका नाम सोच लिया है क्या? हाँ यारा, मैंने सोचा है एक नाम। कौन सा? कल्बे मोहित, मतलब मोहित का कल्ब और सुकून। वाह मोहित, कितना प्यारा नाम सोचा है आपने, मिन्हा ने मुस्कुराकर कहा। अच्छा यार तुम बैठो, बेबी के पास मैं आता हूँ थोड़ी देर में। मोहित दोनों की पेशानी चूम कर बोला। आप कहाँ जा रहे हैं? मैं वजू करके आता हूँ, बेबी को अजान देनी है ना यारा। जी। मोहित बाहर चला गया। इसके जाने के बाद मिन्हा और सुल्तान अंदर आए। कैसी हो मिन्हा? मिन्हा ने आगे बढ़कर पूछा। मैं ठीक हूँ आपी, और हमारा भांजा कैसा है? देख ले। मिन्हा ने मिन्हा को बेबी पकड़ा कर कहा। ये तो बिल्कुल मोहित की कॉपी है, सुल्तान ने कहा। पर आंखें मिन्हा पर गई हैं, मिन्हा ने कहा। बिल्कुल। कुछ देर बाद मोहित ने बेबी को अजान दी और नाम रखा, और 2 दिन बाद इनको हॉस्पिटल से छुट्टी भी मिल गई थी। जिस दिन अफनान ने इरहा को अपने माँ बाप के बारे में बताया था, इसके दूसरे दिन ही वो एक मिशन पर चला गया था और अब तक वापस नहीं आया था। यह इस दिन शर्मिंदा होकर भाग गई थी, पर वो अपने भाई के साथ किस तरह से गैरों वाला ये रवैया अख्तियार करती थी, इसने दूसरे दिन अफनान से माफी मांगने का सोचा। इस दिन अफनान सुबह सवेरे चला गया था। जब से अफनान गया था, इरहा हर रोज इसके लिए दुआएं करती थी और आज भी नमाज पढ़ने के बाद जाए नमाज पर बैठी अपने भाई के लिए दुआएं कर रही थी। इंशाअल्लाह मेरे भाई को सही सलामत वापस आ जाए। मैं मानती हूँ मैंने इनका दिल दुखाया है, पर मैं इनसे मोहब्बत करती हूँ। पहले उमर को हर्ट किया था मैंने, और अब वो भी मुझसे दूर हो गया। अब अफनान भाई को हर्ट किया, पर इनको मुझसे दूर मत करना। मैं मर जाऊंगी, नहीं रह सकती अब इनके बिना। प्लीज इंशाअल्लाह मेरा भाई अपने मिशन में कामयाब होकर लौटे। इरहा ने दुआ के लिए हाथ उठाकर कहा। इरहा, इसने अभी दुआ मांगी थी कि जब इसे जानी पहचानी आवाज सुनाई दी। आप आ गए? इरहा ने पीछे मुड़कर कहा। हाँ मेरी जान, में आ गया। इसने अपनी बाहें खोलकर इरहा को अपने पास बुलाने का इशारा किया। इरहा भागकर इसके सीने से आ लगी। कैसी है मेरी जान? ठीक हूँ, आप कहाँ चले गए थे? इरहा ने सूसू करते हुए कहा। मुझे मिस किया था? हाँ। कितना? बहुत 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 ज्यादा। हर पल आपकी सलामती की दुआ की है मैंने। इरहा बीबी इससे दूर नहीं हुई थी। शायद तुम्हारी दुआओं का ही असर है जो आज मैं मौत से लड़कर तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। अफनान ने इसके माथे पर बोसा दिया। सच कहते हैं लोग कि बहन के मुंह से भाई के लिए निकलती हुई हर दुआ कबूल होती है, और आज इरहा के मुंह से अफनान के लिए की गई दुआएं कबूल हो गई थी। अल्लाह ने इसका भाई से वापस भेज दिया था। तुमने मुझे माफ तो कर दिया ना? अफनान ने पूछा। जी थैंक यू, और एक और सरप्राइज है तुम्हारे लिए, वो तुम्हें कल मिलेगा। अफनान मुस्कुराकर बोला। ओके भाई। क्या कहा? अफनान ने हैरत से पूछा। ओके, इरहा बोली। नहीं, इसके बाद। भाई। फिर से बोलो। भाई भाई भाई। इरहा ने 3 बार कहा। तुम्हें मालूम है कि मैं कितना तरसा हूँ ये लफ्ज तुम्हारे मुंह से सुनने को?
और अब जब तुम भाई बोल रही हो तो दिल में एक सुकून सा उतर रहा है। अफनान की हर बात की सच्चाई इसकी आंखों से वाज़ेह नजर आ रही थी। मुझे माफ कर दे भाई, मैंने आपको इस गलती की सजा दी जो आपने की ही नहीं। जब जब मेरी बातों ने आपका दिल दुखाया, इस हर बात के लिए दिल से सॉरी। यहाँ कान पकड़ कर बोली, नहीं गुड़िया, तुम्हारी किसी भी बात में मैंने दिल पर नहीं लिया। तुमने जब भी मुझे कुछ बोला वो तुम्हारा हक था। पता है भाई, आप बहुत अच्छे हैं। तुमसे कम। भाई मैं आपके लिए चाय बना दूं? हाँ जी बना दे। इरहा जाए नमाज समेटकर भाई किचन की तरफ चली गई। बहुत जल्द तुम्हारी खुशियां लौट आएंगी मेरी गुड़िया, अफनान ने मुस्कुरा कर कहा। हेलो, मिन्हा ने फोन कान से लगा कर कहा। हेलो जानम, आप कब तक आएंगे? मैं रास्ते में हूँ जानम। क्यों? वो आज चेकअप के लिए जाना था ना, मिन्हा ने याद दिलाया। ओह हाँ, मैं बस पहुंच रहा हूँ, तुम जल्दी से रेडी हो जाओ। आधे घंटे में सुल्तान घर पहुंच गया और मिन्हा को चेकअप के लिए लेकर आया। वो इस वक्त डॉक्टर के कैबिन में मौजूद थे। देखिए मिस्टर शाह, आपकी वाइफ की प्रेगनेंसी को अभी 9 मंथ और कुछ दिन हुए हैं, और कुछ औरतों के 10 महीनों में भी, कुछ की 9 महीनों में डिलीवरी होती है, डॉक्टर ने कहा। तो मेरी वाइफ की कब होगी? 3 दिन के अंदर हो जाएगी। आई थिंक के नॉर्मल डिलीवरी होगी, तो आप इनका ख्याल रखिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। ओके डॉक्टर। सुल्तान मिन्हा को हॉस्पिटल से बाहर गाड़ी तक लाया और पहले मिन्हा को बिठाया और फिर खुद ड्राइविंग सीट संभाली। सुना तुमने जानम, अब तुम्हें अपना ढेर सारा ख्याल रखना है। सुल्तान ने मिन्हा का हाथ अपने हाथ में लेकर अपने हाथ को स्टेयरिंग पर रख दिया। जी, मिन्हा ने सिर्फ जी कहा। अगली सुबह अफनान ने इरहा को एक रेड कलर का ड्रेस और कुछ ज्वेलरी दी थी। क्या हुआ, तुम तैयार नहीं हुई? अफनान ने रूम में आकर कहा। नहीं, इरहा ने नम आवाज में कहा। क्यों मैं ये सब नहीं पहन सकती? तुम जाकर रेडी हो जाओ इरहा, अफनान ने गहरा सांस खींचकर कहा। नहीं भाई, मैं बे खबरदार इरहा, जो दोबारा ये लफ्ज अपने मुंह पर लाई तो मैंने तुम्हें जल्दी रेडी होने को कहा है ना, जाओ। अफनान ने थोड़े सख्त लहजे में कहा। जी, इरहा ने कहा। जाओ जल्दी से रेडी हो जाओ, अफनान ने सिर्फ वॉशरूम की तरफ जाने का इशारा किया करते हुए कहा। इरहा ने वॉशरूम में आकर अफनान का दिया हुआ बैग खोला तो इसमें रेड कलर की फ्रॉक, रेड कलर की सैंडल्स, मैचिंग ज्वेलरी भी थी। काफी देर सोचने के बाद अफनान बाहर से आवाज सुनकर इरहा को तैयार हो गई। जब वो बाहर आई तो दुपट्टे से खुद को कवर कर लिया और मेकअप भी बिल्कुल लाइट सा किया था। अफनान इसे लेकर घर से बाहर आया और गिराज से गाड़ी निकालकर इरहा को फ्रंट सीट पर बिठाया और खुद भी ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। मोहित, कल्बे मोहित को आप संभाल लेना थोड़ी देर, मिन्हा ने ड्रेसिंग टेबल पर सामने ऑफिस के लिए तैयार होते मोहित से कहा। जो हुक्म मेरी जान। मोहित ने टाई को टेबल पर रखा और बेड पर लेटे कल्बे मोहित को उठा लिया। क्या हुआ मेरा बेबी, क्यों रो रहा है? मोहित ने लाड से पूछा। हाँ मेरी जान बताओ ना। इसके जवाब ना देने पर मोहित ने फिर पूछा। उफ मोहित, ये कैसे बोलेगा, ये तो अभी बेबी है ना, आप भी पागल हैं। मिन्हा ने अपने सर पर हल्की सी चपत मारकर कहा। अरे हाँ, मैं तो भूल गया था। बुद्धू मोहू, मिन्हा ने चिढ़कर कहा। हाँ जी, मोहू की जान भी बुद्धू, मोहित ने कहा। नहीं, मैं सिर्फ मोहू ही बुद्धू, कहकर मिन्हा बाहर की तरफ भाग गई। रुको ना, बताता हूँ, मोहित पीछे से कहकर लगाकर हंसा। मैं कल्बे मोहित का दूध लाने जा रही हूँ, मिन्हा ने ऊंची आवाज में कहा। अफनान इरहा को लेकर उमर के फ्लैट में ले आया था। हम यहाँ क्यों आए हैं? इरहा ने गाड़ी से निकलकर पूछा। थोड़ी देर में पता चल जाएगा। मतलब? तुम अंदर आ जाओ, अफनान ने इसे अंदर जाने का इशारा किया। नहीं, आप भी साथ चलें, इरहा ने जिद की। नहीं मेरी जान, प्लीज चली जाओ ना, अफनान ने इसे जबरदस्ती अंदर भेजा। इरहा अंदर दाखिल हुई और हर तरफ अंधेरा था। शाम के 6 बज रहे थे, इसलिए सूरज की रोशनी भी नहीं थी। कोई है? इरहा ने कहा। अचानक इसे अपनी कमर के साथ किसी का हाथ का लम्स महसूस हुआ। कौन? रूम की लाइट्स ऑन हो गई। इरहा ने जब सामने देखा तो सारा रूम फूलों से सजा हुआ था। इरहा ने पीछे की तरफ मुड़ना चाहा, इसने इरहा की कोशिश नाकाम करके खुद को इरहा के सामने कर दिया। आप? इरहा को झटका लगा। हाँ बेबी मैं, उमर मुस्कुरा कर बोला। आप जिंदा हैं? इरहा को यकीन नहीं आ रहा था। हाँ बेबी मैं जिंदा हूँ, सिर्फ और सिर्फ अपनी जान के लिए, अपनी इरहा के लिए। उमर ने इरहा को अपने सीने से लगा लिया और काफी देर तक वो इरहा को अपने साथ लगाए रखा और इरहा भी इसके सीने से लगाकर खड़ी थी। अचानक इरहा को जैसे होश आया, इसने अपना आप छुड़वाना चाहा। क्या हुआ बेबी? उमर ने थोड़ा सा पीछे होकर पूछा। दूर रहे मुझसे, इरहा ने इसे दूर धकेल कर कहा। अब तो ये नामुमकिन है मेरी जान। क्या समझते हैं आप कि जब चाहेंगे जबरदस्ती मेरी जिंदगी में आ जाएंगे और जब चाहेंगे चले जाएंगे? तो भूल है आपकी, अब आप नहीं आ सकते वापिस, क्योंकि आपने तो सुना होगा
کہ آپ جب چاہے جا سکتے ہیں پر جب چاہے واپس نہیں آ سکتے، ارہا نے غصے سے کہا۔ اچھا، میں جان کر نہیں گیا تھا میری جان، میری مجبوری تھی، سمجھو میری بات کو۔ اور رہی بات واپس آنے کی، تو میں اب زندگی میں ہی نہیں تمہارے دل میں بھی آ گیا ہوں۔ بھول ہے آپ کی، آپ میرے دل میں نہیں تھے، کبھی بھی نہیں، اور نہ ہو سکتے ہیں، سمجھے آپ؟ اب مجھے جانے دے۔ ارہا نے وہاں سے جانا چاہا۔ تمہیں کیوں لگتا ہے تم مجھ سے دور جا سکتی ہو؟ عمر نے اس کی کلائی پکڑ کر کہا۔ میں جا کر دکھاؤں گی آپ کو۔ پلیز معاف کر دو بیبی، تمہارا کبھی غلطی نہیں ہوگی، پلیز نا، عمر نے نرمی سے کہا۔ کیسے معاف کر دوں آپ کو؟ آپ کے جھوٹ کی وجہ سے میں کتنا تڑپی ہوں، کتنا روئی ہوں، یہ بات آپ نہیں سمجھ سکتے۔ آپ کے مرنے کی خبر سن کر ہمارے دل پر کیا گزری ہے، یہ بات نہیں سمجھ سکتے آپ۔ شادی شدہ ہو کر بھی بیوہ بن کر رہی ہوں، یہاں تک کہ عدت بھی پوری کی ہے میں نے، کیسے معاف کر دوں آپ کو؟ ارہا رو کر بولی۔ میری مجبوری سمجھو، میں تم سے دور ہو کر کتنا تڑپا ہوں، ایک پل تمہیں دیکھنے کے لیے، تمہاری آواز سننے کے لیے۔ عمر نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں لے کر کہا۔ کون سی مجبوری تھی بتائیں؟ ہمارے ولیمے کی رات مجھے فون کال آیا تھا کہ کوئی گینگ ہے جو پاکستان سے لڑکیوں کو کڈنیپ کر کے دوسرے ملک میں بیچتا ہے۔ جب میں اس گینگ کے پیچھے جا رہا تھا تو میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا، تب میں نے اور موہد نے یہ پلان بنایا کہ ہم میرے مرنے کی خبر چلا دیں گے، سب کو یہی لگے گا کہ میں مر چکا ہوں، تو ایسے میں سب سے چھپ کر اس گینگ کو پکڑ سکتا ہوں۔ تو آپ نے پکڑا انہیں؟ ارہا نے پوچھا۔ میری جان، میں 8 مہینے اپنی پہچان چھپا کر انہی گینگ میں رہا ہوں، اور 2 دن پہلے اس گینگ میں اس کی جیسی تمام گینگز کو پکڑ کر جیل بھجوا چکا ہوں، اور آج اپنی ارہا کے پاس پہنچا ہوں۔ آپ نے بہت اچھا کام کیا ہے، ارہا نے کہا۔ تو معاف کیا یا نہیں؟ عمر نے پوچھا۔ جی کر دیا، تھینک یو جان۔ عمر نے اس کے گالوں پر لب رکھے۔ مجھے کچھ کہنا بھی ہے آپ سے، ارہا نے کہا۔ حکم کرو بیبی، میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں، آپ پلیز مجھے نہ چھوڑا نا، پلیز۔ ارہا اس کے سینے سے لگ گئی۔ آج تو ہماری بیگم کافی رومانٹک موڈ میں ہے، عمر نے ارہا کو چھیڑا۔ پتا ہے، سچ کہتے ہیں لوگ کہ جب اپنے آپ کے پاس اور ساتھ ہو تو ان کی قدر کرنی چاہیے، ورنہ دیر ہو جاتی ہے، اور جو انسان کے جانے کے بعد ہو وہ پچھتاوا ہوتا ہے، اور جو انسان کے زندہ ہوتے ہوئے اس کو قدر کہتے ہیں، اور اب میں آپ کی بہت زیادہ قدر کرنا چاہتی ہوں۔ ارہا اس کے سینے سے لگی ہوئی بولی۔ عمر نے اس کے بالوں میں اپنا چہرہ چھپا لیا اور اس کی خوشبو کو اپنی سانسوں میں محسوس کرنے لگا۔ عمر نے ارہا کی گردن کے پیچھے ہاتھ رکھ کر خود سے تھوڑا سا دور کر کے اپنے سامنے کر لیا، اور اس کے ہونٹوں پر اپنے لب رکھ کر اپنی اتنے مہینوں کی بے چینی مٹانے لگا۔ عمر، ارہا نے پکارا۔ بیبی اب نہیں پلیز، اب تمہیں دیا وقت ختم ہوا، اب میں تم سے دور نہیں رہ سکتا، عمر نے اس کی گردن پر اپنا لمس چھوڑتے ہوئے کہا۔ کچھ دیر میں ارہا کو اپنی فراک کی زپ کھلتی ہوئی محسوس ہوئی تو اس نے مضبوطی سے عمر کے کالر کو پکڑا۔ عمر اس کی گردن سے اب اس کے کاندھے تک کا اپنا لمس چھوڑ رہا تھا، اور ارہا گہرے گہرے سانس لے رہی تھی۔ ارہا سے دور ہو کر عمر نے اپنی شرٹ اتار کر صوفے پر پھینکی اور ارہا کو اپنی باہوں میں لے کر بیڈ تک آیا اور اسے لٹا کر خود اس پر جھک گیا۔ اب ارہا کو اپنی فراک جسم سے سرکتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ عمر نہیں، ارہا سمٹ کر بولی۔ اب نہیں بیبی، اب بس خاموش ہو جاؤ، مجھے محسوس کرنے دو خود کو، عمر نے بوجھل انداز میں کہا۔ عمر اس پر جھکتا اس کا سانس روک چکا تھا۔ ارہا نے اپنے بازو اس کے گرد باندھ لیے اور خود کو اس کے سپرد کر لیا۔ وہ جان گئی تھی اب عمر محبت کو، اپنے رشتے کو، یہ بھی جانتی تھی کہ اگر عمر چاہتا تو پہلے بھی یہ سب کر سکتا تھا، پر اس نے ارہا کو ٹائم دیا، ارہا کو سمجھا، اور آج ارہا سے اسے مزید روک کر اپنے رشتے کی توہین نہیں کرنا چاہتی تھی۔ رات کے 2 بج رہے تھے۔ مرحا کو بہت پین ہو رہا تھا۔ سلطان اس کی تڑپتی حالت دیکھ کر جلدی سے ہاسپٹل آیا تھا اور اس کو جلدی سے ڈیلیوری روم میں لے جایا گیا۔ مبارک کو مسٹر شاہ بیٹی ہوئی ہے۔ کچھ دیر میں اندر سے ڈاکٹر باہر آ کر کہا، یا اللہ تیرا شکر ہے۔ سلطان نے شکریہ ادا کیا۔ کچھ ہی دیر میں وہ مرحا کے پاس اور اپنی بیٹی کو گود میں اٹھائے وہ بار بار ان دونوں کو چوم رہا تھا۔ سلطان ہم گھر کب جائیں گے؟ مرحا نے پوچھا۔ ہم تھوڑی دیر میں چلتے ہیں، تمہارا ایک بار چیک اپ ہو جائے۔ مرحا کی نارمل ڈیلیوری ہوئی تھی، اس لیے ڈاکٹر نے انہیں آج ہی گھر جانے کی اجازت دے دی تھی۔ مرحا کے چیک اپ کے بعد ڈاکٹر نے انہیں گھر جانے کی اجازت دے دی تھی۔ صبح ہو گئی تھی، سلطان نے سب کو کال کر کے بتا دیا تھا۔ اب وہ بھی گھر کے لیے نکل رہے تھے۔ صبح ارہا کی آنکھ کھلی تو اپنے اوپر ایک بوجھ محسوس ہوا۔ عمر جو بے فکر ہو کر ارہا کے سینے پر سر رکھ کر سو رہا تھا، ارہا کے کسمسانے پر ہلکی سی آنکھیں کھول کر اسے دیکھنے لگا۔ عمر ہٹیے نا، ارہا نے التجا کی۔ پلیز بیبی سونے دو، عمر نے کہا۔ مجھے واش روم جانا ہے عمر، ارہا نے کہا۔
अच्छा ना, जाओ पर जल्दी आना, उमर पीछे हटकर बोला। उमर के पीछे हट गई, इरहा वहां से भागकर गायब हो गई। मेरा बच्चा, उमर बोला। 2 साल बाद आज कल्बे मोमिन की सालगिरह का दिन था, जिसकी तैयारी में हर फर्द लगा हुआ था। मिन्हा यार जल्दी से अब कल्बे मोहित को रेडी करो, मोहित ने रूम में आते हुए कहा। जी बस कर रही हूँ, मिन्हा ने अलमारी से कल्बे मोहित का ड्रेस लेते हुए कहा। जल्दी करो ना मेरी जान, मोहित बोला। मिन्हा बेड पर बैठे कल्बे मोहित के पास आई। चलो अब मामा का बेबी रेडी होगा ना, कल्बे मोहित ने कहा। नहीं बजा, अब बच्चा आपकी आज बर्थडे है ना, तो आज आपको सबसे अच्छा लगना है। मिन्हा इसको ऐसे समझाई थी जैसे वो बातें समझता है और इसको सबसे अच्छा लगना है। मिन्हा तुम भी ना, ये बच्चा है, इसको फर्क नहीं पड़ता कौन कैसा लग रहा है या ये खुद भी कैसा लग रहा है, ये तो हम बड़ों के पैदा किए फर्क है, मोहित ने कहा। हाँ मोहू, मतलब काश हम इंसान किसी की ज़ाहिरी खूबसूरती पर ध्यान देने के बजाय इसके दिल की खूबसूरती सच्चाई पर ध्यान दें। बिल्कुल, अब तुम जल्दी से इसको रेडी करो, थोड़ी देर में मेहमान आते ही होंगे। ओके। जानम यार क्यों रुला रही हो मेरी प्रिंसेस को, सुल्तान ने बेड पर बैठकर रोती हुई अपनी बेटी को देखकर कहा, जिसका नाम इरहा ने परिवेश रखा था। सुल्तान आपकी ये प्रिंसेस खुद तो तैयार हो चुकी है, अब मुझे जब तैयार होना है तो यूं रो रही है, मिन्हा ने लिपस्टिक लगाते हुए कहा। अब ऐसी भी कोई बात नहीं है जानम, ऐसी ही बात है, आपकी बेटी बहुत ज्यादा शरारती होती जा रही है, मिन्हा बोली। हाँ तो अपने बाबा के साथ ही तो करती है शरारतें, कौन सा किसी और के साथ कहती है। सुल्तान के लफ्ज सुनकर मिन्हा ने दांत पीसते, मतलब वो सुल्तान से परिवेश की शिकायत कर रही थी और इसकी बात को सीरियस ही नहीं ले रहा था। आप परी को लेकर आ जाए, मैं तब तक अपनी बड़ी मामा को बुला कर लाती हूँ, मिन्हा अपना दुपट्टा ठीक करती हुई बोली। ओके जानम। उफ अल्लाह, ये क्या मुसीबत है, इरहा ने दुपट्टे की पिंस ठीक करते हुए कहा। क्या हुआ बेबी, उमर जो अपने पैरों में जूते पहन रहा था इरहा की आवाज सुनकर बोला। उमर ये दुपट्टा ठीक नहीं हो रहा, मैं कब से ट्राई कर रही हूँ, पर मजाल है जो ये ठीक हो जाए। मैं हेल्प करता हूँ, उमर ने इसके हाथ से पिंस पकड़कर कहा। आपसे कैसे होगा, हो जाएगा बेबी, उमर पिंस लगाते हुए बोला और कुछ ही देर में उमर ने पिंस लगाकर इसका दुपट्टा ठीक कर दिया। वाह उमर, ये तो ठीक हो गया, इरहा खुशी से बोली। हाँ जी, मैंने तो कहा था हो जाएगा, उमर बोला। आप मुझे ये दुपट्टा ठीक करने के बदले में इनाम की सूरत में एक किस दो, उमर ने गाल आगे करते कहा। क्यों, मैंने तो आपसे हेल्प नहीं मांगी थी, आपने खुद हेल्प की मेरी, तो मैं क्यों इनाम दूं। इरहा बेबी चुपचाप खामोशी से मुझे इनाम दो, वरना अगर मैंने लिया तो पछताओगी, उमर ने शिद्दत से कहा। यार बीवी, एक किसी का वक्त तो कहा है, कर लो वरना हमारा आने वाला बच्चा क्या सोचेगा, अम्मी अबू की बात ही नहीं मानती, उमर इरहा के पेट पर हाथ रखकर बोला। इरहा की प्रेगनेंसी का 5वां महीना चल रहा था और उमर इसका पहले से ज्यादा ख्याल रखने लगा था। इरहा ने शर्माते हुए अपने लब उमर के गाल पर रख दी और इसको किस करके पीछे हुई। आई लव यू सो मच, उमर ने इसकी पेशानी पर लब रख कर कहा। सब लोग मोहित और मिन्हा के घर पर मौजूद थे। कुछ देर में कल्बे मोहित के हाथों से मिन्हा और मोहित ने केक कटवाया। केक काटने के बाद सबकी एक फैमिली पिक्चर बनाई गई। खत्म शुदा। नॉवल का एंड हो गया है, अब तो मैं कम से कम हर रीडर की तरफ से एक प्यारा सा व्यू तो मैं डिजर्व करती हूँ ना। ओके गाइज, इतना ख्याल रखिएगा। आज हमारी ये लास्ट एपिसोड थी, उम्मीद करूंगी यह नॉवल आपको छोटा सा पसंद आया होगा। अल्लाह हाफिज, फी अमानिल्लाह।